वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और एसपी बख्शी की जो सीरीज आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स की, हम लोग एक्सरसाइज एच पे आ गए। पहला एग्जांपल जो लिखा हुआ है, सी इज एंड सिंपल इन लुक्स दो हर हस्बैंड इज। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग है, तो कुछ वर्ड हैं जैसे हमारा बट है, यट है, ऑल्दो है, दो है। तो इसमें बात क्या है कि अगर पहला वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो हो नेगेटिव हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। या पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो अपोजिट आइडियाज को शो कर रहा है। तो गैरुलस बातूनी, टॉकेटिव बातूनी, तो एक ही हो गया। तो फिलहाल ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। फिर है डी नंबर पे क्रेडुलस, जो आप पे भरोसा कर ले, गुलिबल, जिसे धोखा दिया जा सके, अर्थात ये भी देखा जाए तो सिनोनिम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। क्लियर है। सी ऑप्शन में जाते हैं। टेसिटर्न मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला, और साइलेंट का मतलब होता है चुप। तो जाहिर सी बात है ये भी आपका एक ही भाव दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी हमने कि यहाँ पर जो है एक मीनिंग से कैच कर लिया कि कौन सा हमारा अपोजिट या सिनोनिम्स भाव दे रहा है। तो हमें चाहिए अपोजिट वाला, और सारे हमारे जो बी डी सी पढ़ा ये हमारे सिनोनिम भाव दे रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अब पहले को देखते हैं। पहला लिखा हुआ है प्लेन। प्लेन मतलब सीधा साधा या साफ या स्पष्ट। और फ्लैम्बॉयंट मतलब होता है जो चमकीला या उतावला टाइप का होता है, तो जिसको हम वेरी कॉन्फिडेंट जो अपने बिहेवियर में होता है उसको लेते हैं। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। शी इज प्लेन, वह बहुत ही प्लेन एंड सिंपल इन लुक्स, मतलब लुक्स यानी कि देखने में बहुत ही क्या है, प्लेन है और सिंपल है। दो, यद्यपि उसका जो हस्बैंड है वो हमारा कैसा है, फ्लैम्बॉयंट यानी चमकीला है, या वेरी कॉन्फिडेंट या बहुत ही हमारा एग्रेसिव वाला। एग्रेसिव नेगेटिव में नहीं लेंगे, यहाँ पॉजिटिव में ले लेंगे, मतलब जिंदा दिल जिसको हम कह सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए सेकंड में आते हैं। लिखा है टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम, फिर लिखा है वियर वार्म क्लॉथेस। तो वियर वार्म क्लॉथेस मतलब हो गया गर्म कपड़े पहनो। तो अब ऑप्शन में जाइए कि गर्म कपड़े पहनो किस बात से पहने। तो फ्रॉम से अब देखें तो किस, तो मतलब सर्दी में पहनना है या गर्मी में पहनना है। तो जाहिर सी बात हमें सर्दी में पहनना है, तो अब सर्दी में पहनना है तो ये पहले और जो सी नंबर है ये नहीं होगा। अब हम बी में आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि मतलब डी नंबर पे लिखा है टू सफ़र योर सेल्फ, मतलब अपने आप को पीड़ित करने के लिए, फ्रॉम कोल्ड सर्दी से, वियर वार्म क्लॉथेस गर्म कपड़े पहनो। तो अब अपने आप को सफ़र करने के लिए गर्म कपड़े पहनो, ये तो गलत तरीका हुआ। बल्कि कहना क्या चाहिए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए वियर वार्म क्लॉथेस है। तो वार्म क्लॉथेस पर कपड़े पहनिए, और किससे प्रोटेक्ट करना है, तो फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचने के लिए। सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बी। थर्ड आते हैं। वी डैश हिम विद मैनी प्रोमिसेस, मतलब कुछ भी हो हम लोगों ने प्रोमिसेस किया। बट बराबर अपोजिट हो गया। नथिंग वुड, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो भी हम आंसर दें अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोवोक किया मतलब भड़काया, और मूव हुआ प्रभावित हुआ, तो बात तो सिंपल हो गया है ना, मतलब सेम पॉइंट हो गया। गेव मतलब गेव हिम, वी गेव हिम मैनी प्रोमिसेस, बहुत सारे वायदे किए। नथिंग वुड डिप्राइव हिम, वंचित कर देना, तो ये भी आपका गुड एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा है। तो अब हम थर्ड में ऐसा देखें तो आंसर फर्स्ट में आएगा कि वी टेम्पटेड हिम, हम लोगों ने उसे प्रलोभित करने की कोशिश किया, विद मैनी प्रोमिसेस, कई वादों के साथ, बट नथिंग वुड इन्फ्लुएंस हिम, लेकिन किसी चीज पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, डन है। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। बाकी की मीनिंग लगा लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा व्हाई दिस वन इज द आंसर। वी अट्रैक्टेड, हम लोगों ने आकर्षित किया है, बट नथिंग वुड फैसिनेट हिम, कोई भी फैसिनेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं जा रहा। फोर्थ पे आते हैं। तो लिखा इन हिज डैश ही फॉलोड द डैश कोर्स। तो अब क्या है जिसमें वो क्या कर रहा है, तो कोई भी हो ऑप्शन से ही सारा कैच करना है यहाँ पर। तो हम एगोनी की बात करें तो एगोनी मतलब होता है पीड़ा, तो इन हिज एगनी
मतलब वह पीड़ा में क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है फनी, मतलब दुखी आदमी फनी चीज को कैसे कैच कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आ जाए फोर्थ, इसी में सी नंबर पे, तो लिखा इन हिज हरी, अपनी जल्दबाजी में ही फॉलो डाइवर्सिफाइड कोर्स, तो जब आदमी जल्दी होता है तो इधर उधर नहीं, बिल्कुल सीधे रास्ते, टाइम वेस्ट को बचाने की कोशिश करेगा, तो ऑप्शन नहीं बना। फिर हम आते हैं फोर्थ के डी नंबर पर, तो लिखा इन हिज प्रेडिकामेंट, तो प्रेडिकामेंट मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति, ठीक है, और कैसी परिस्थिति जो आपको बाहर ना निकलने दे, ठीक। तो अपने प्रेडिकामेंट सिचुएशन पर उसने जो है प्रॉपर कोर्स को अपनाया, तो एक थोड़ा सा ये रहा कि लगभग में बात कह रहा है। फिर अब बी नंबर पे आते हैं, इन हिज इग्नोरेंस मतलब अपनी अज्ञानतावश क्या है, ही फॉलोड द रॉन्ग कोर्स, उसने गलत रास्ता अपनाया, ठीक। तो अब इन दोनों में बात करें तो जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा आपका क्या है, सेकंड, ये अज्ञानतावश जो है उसने गलत रास्ता चूज कर लिया, ठीक। अच्छा, अब हम देखें कि भाई फोर्थ का डी क्यों नहीं बन रहा है, तो इन हिज प्रेडिकामेंट, तो प्रेडिकामेंट फॉर द सिचुएशन के लिए आता है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन पर ही फॉलोड द प्रॉपर, तो डिफिकल्ट सिचुएशन पर वो प्रॉपर कोर्स को नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास तब जो है गलत रास्ते ही चूज करने के लिए मौका बन पाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड। फिफ्थ में आते हैं, लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉल, हॉल का जो कंस्ट्रक्शन था हैज बीन बिकॉज ऑफ डैश द सीमेंट इन द मार्केट, मतलब अब जो भी रहा हो मार्केट में सीमेंट का जो भी हो उसी हिसाब से हमें उस कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन पता चलेगी। तो पांचवें के सारे ऑप्शन पढ़िए तभी होगा। हेल्ड मतलब हो गया कि रोक दिया गया, और किसकी वजह से, नॉन अवेलेबिलिटी मतलब अनुपलब्धता की वजह से, थोड़ा सा एक्सप्रेशन जा रहा है, थोड़ा क्या ज़्यादा भी जा सकता है। फिर बी नंबर पे आ जाए हैं कि हॉल जो है डिनाइड, मना कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट के रिस्ट्रिक्शंस पर, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं बन पाएगा। डी नंबर पे कंस्ट्रक्शन जो था वो प्रिवेंटेड मतलब रुक गया, किसके लिए, सप्लाई ऑफ सीमेंट, अब सप्लाई जब होगी तो प्रिवेंट वाली सिचुएशन नहीं आएगी, ओके डन। अब सी ऑप्शन में आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉल हैज बीन हैम्पर्ड मतलब बाधित हो जाना, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज, शॉर्टेज की कमी से, किस चीज की शॉर्टेज थी, तो ऑफ सीमेंट, सीमेंट की, इन द मार्केट, ठीक है। तो आपका फिफ्थ में आंसर हो जाएगा सी, डन है। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड आता है हेल्ड, तो हेल्ड मतलब सिर्फ होता है, अकेले नहीं आएगा, हेल्ड बैक मतलब वो चीज का रुक जाना, ठीक। तब हमारा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीमेंट आपका सही एक्सप्रेशन बन जाता, ओके डन है। 6 नंबर लिखा ओनली व्हेन, है ना, केवल जब डैश फेल्ड द पुलिस रिसोर्टेड टू, मतलब फिर पुलिस को अंतिम सहारा के रूप में जो प्रयास करते हैं वहां पे वर्ड आता है रिसोर्ट। तो अब क्या स्थिति हुई जब पुलिस को क्या करना पड़ा, तो ऑप्शन में जा रहे हम जाए, तो 6 नंबर पे हमारा पहला एफर्ट्स फेल्ड, प्रयास खत्म हुए, तो उसे पावर, शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा, बन भी सकता है। सेकंड नंबर व्हेन अरेस्टेड, मतलब सॉरी अरेस्ट फेल्ड, तो अरेस्ट गिरफ्तारियां असफल रहीं तो उन्हें इम्प्रिजनमेंट, कैद करना पड़ा, तो ये तो बात ही गलत तरीके से व्यक्त कर रहा है, तो बनेगा ही नहीं। डी में जाते हैं, व्हेन ओनली पावर फेल्ड, शक्ति जो है असफल रही तो पुलिस रिसोर्टेड टू पनिशमेंट, तो उसे दंड का सहारा लेना पड़ा। ये पुलिस के पास पावर है तो पनिशमेंट आपका इसमें बनता है नहीं बनता है, थोड़ा रुक जाते हैं। फिर 6 नंबर पे आते हैं, सी नंबर पे, तो लिखा है ओनली व्हेन परसुएशन फेल्ड, जब बात को परसुएट करना, बात को मनाना, जब मनाने वाले जो प्रयास थे वो असफल रहे तो पुलिस को किसका, शक्ति का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी, डन है। अच्छा, पावर फेल्ड मतलब शक्ति असफल रही, फिर पनिशमेंट किया, तो फिर जब आपके पास शक्ति असफल रही तो आपके पास पनिशमेंट करने की भी तो शक्ति नहीं रहेगी, ये भी लॉजिकली आपको समझना चाहिए, ओके डन है। चलो फिर 7 नंबर पे आते हैं, लिखा है द पार्टनर्स ब्रोक ऑफ। अब देखिए ये जो हमारे फ्रेज आते हैं बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि अकेले होगा कि साथ में होगा, साथ में होगा तो एक अलग से अर्थ लेगा, जैसे अभी आया था। तो पार्टनर्स ब्रोक ऑफ
है ना, एज दे फाउंड ईच अदर, उन्होंने अपना संबंध समाप्त कर दिया क्योंकि उन्हें लगा, फाउंड मतलब पाया, ईच अदर डैश ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मतलब वायदे का उल्लंघन, ब्रीच करना मतलब ही उल्लंघन करना होता है। तो अब हम 7 वर्ग में देखें कि क्या आंसर बन रहा है। तो 7 का आंसर जा रहा है सी। पार्टनर्स जो हैं ब्रोक ऑफ मतलब संबंध हट गया, व्हेन दे फाउंड ईच अदर गिल्टी, उन्हें गिल्टी मतलब दोष पाया गया। और कैसा है तो फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कि मतलब खुलेआम जो है उन्होंने वायदे का उल्लंघन किया है, मतलब वायदा तोड़ा है। ठीक है, तो आंसर आपका सी। बाकी देख लेते हैं बना के। 7 का ए मतलब फॉल्टी ऑफ मतलब ईच अदर फॉल्टी, दोनों एक दूसरे को फॉल्टी पाया, और किस बात का, ऑफ सीवियर ब्रीच ऑफ, तो एक लैंग्वेज नहीं बन पा रही। ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव है और एक्यूज के साथ ऑफ आएगा, लेकिन रिजिड ब्रीच तो ये आपका एक्सप्रेशन नहीं जा पाएगा। 8th में आते हैं, लिखा है दे वॉन्टेड टू ऑल दीज बुक्स, वे चाहते हैं सारी किताबों को, बट फॉर द नेगेटिव ना, दे कुड नॉट फाइंड क्या टाइम टू डू सो, ऑप्शन में आ जाए। तो 8वें का हमारा डी, दे वॉन्टेड टू रीड ऑल दीज बुक्स, वे इन सारी किताबों को पढ़ना चाहते हैं, बट दे कुड नॉट फाइंड सफिशियंट टाइम टू डू सो, लेकिन उनके पास पर्याप्त समय नहीं है ऐसा करने के लिए। अच्छा, ये जो हमने डायरेक्ट आंसर दिया है, आप थोड़ा सा ध्यान रख के मीनिंग कैच करिए तो लगभग में आपको समझ आए कि वो केवल कवर करना चाहते थे बुक्स को, और उनके पास फाइंड ऑलमोस्ट टाइम, तो ये जब ऑलमोस्ट टाइम होगा तो ये नेगेटिव की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब एक वर्ड आते हैं डिस्पोज करना। तो डिस्पोज करना मतलब हो गया उस चीज़ को वहाँ से हटा देना, तो वो किताबों को जो है डिस्पोजल करना चाहता है मतलब हटाना चाहता है। तो अब उसके पास क्या है, कुड नॉट फाइंड सम टाइम, उसके पास थोड़ा भी समय नहीं है। तो यानी ये डाइवर्टेड माइंड के एग्जाम्पल्स होते हैं। ऐसे इसमें 2 एग्जाम्पल जो थोड़े से नहीं रिलेटेड थे कि जिसको आंसर बन सकता था लेकिन बनाया नहीं गया, जैसे 6 नंबर पे आपका डी था, या अभी एक और आया था इसमें, है ना। तो वो ध्यान रखना है इन चीज़ों को भी। और ये कैसे इंप्रूवमेंट होगा, जस्ट ओनली बाय प्रैक्टिस। 9th लिखा है दो ही रेपुटेड, वह मतलब प्रसिद्ध आदमी है फॉर हिज टेक्निकल, और लिखा है हिज बुक्स वर सैडली, और जो उसकी किताबें हैं दुखद रूप से क्या है, ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स, दूसरों के वर्क पता नहीं, एंड ही लैक्ड ओरिजिनलिटी, और उसके अंदर यथार्थता या ओरिजिनलिटी की कमी है, मतलब ओरिजिनलिटी मतलब हो गया वास्तविकता, है ना। तो अब हम ऑप्शन में बात करें तो 9th का जो हमारा आंसर जा रहा है वो जा रहा है डी, मतलब अपने आप को वो रेपुटेड है, कैसे, क्योंकि उसके अंदर एक्सपर्टीज है, विशेषता है, लेकिन जो किताब है दुखद रूप से डिराइवेटिव है, मतलब चीज़ों को लिया गया है, और किसका, वर्क ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की वर्क से, और इसलिए दूसरे लोगों के वर्क से यानी कि लेख से चुराया हुआ है, इसलिए उसमें ओरिजिनलिटी की क्या है, कमी है। ठीक है, अब हम ऑप्शन पे बात करें तो यहाँ पे जो वर्ड है अनकॉन्शस, अनकॉन्शस मतलब होता है अनजाने में या अवचेतन से, मतलब आप देख रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे। फिर इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो गया, सी का सेकंड। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, वो भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। 10th नंबर पे आते हैं, लिखा है ही हैड मैनेज्ड टू सेवरल टाइम्स, उसे प्रयास करना पड़ा कई बार, बट वॉज फाइनली बाय द पुलिस, लेकिन अंततः बाय द पुलिस। अब क्या हुआ, पुलिस के द्वारा पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, इसमें हम अब एक एक करके ऑप्शन पे कैच करेंगे। तो पहला लेते हैं, ही हैड मैनेज टू डिसीव सेवरल टाइम, वह जो है कई बार डिसीव किया, बट वॉज फाइनली चीटेड बाय पुलिस, पुलिस द्वारा चीट किया गया, ये तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा कि उसने पुलिस को चीट किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिसीव कर रहा है तो वही आपने चीट करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। सेकंड आ जाते हैं, ही मैनेज टू डिफेंड सेवरल टाइम्स, कई बार उसने प्रोटेक्ट किया, और फाइनली एक्विटेड, तो दोष मुक्त कर दिया गया। तो केवल वो अपने डिफेंड की वजह से ही उसको एक्विट, दोष मुक्त कर देना कहीं की समझदारी वाला एक्सप्रेशन नहीं लगता। चौथे पे आते हैं, तो ही मैनेज टू चीट,
है ना, वह जो है कई बार चीट किया और फाइनली क्या हुआ, रॉब्ड बाय पुलिस, पुलिस द्वारा रॉब्ड कर दिया गया, एक बिल्कुल ही गलत दिशा का एक्सप्रेशन दे दिया, है ना। अब हमारे पास सी ऑप्शन है, जरा पढ़ लेते हैं। ही हैड मैनेज टू एस्केप सेवरल टाइम्स, वह कई बार भागने में क्या हुआ, सफल रहा। बट फाइनली वॉज अरेस्टेड, लेकिन अंत में क्या कर लिया गया, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन भी आ रहा है और ग्रामेटिकली पॉइंट भी आपका इसमें बन रहा है। डन। 11. The candidate's dash at the poll was dash as he won with a striking margin. तो स्ट्राइकिंग मार्जिन का मतलब होता है बहुत कम अंतर से जीतना। ठीक, तो अब हम ऑप्शन में हम बात करें तो इसका क्या है, पहला कैंडिडेट का दावा था कि वो पोल पे जीतेगा और अनरियलिस्टिक मतलब अयथार्थपूर्ण था, तो ये तो गलत तरीका हो गया। ठीक, अब सेकंड में आते हैं कि कैंडिडेट्स की जो विक्ट्री थी एट द पोल वॉज ओवरवेलमिंग, है ना, भाव विभोर करने वाली थी। क्यों, क्योंकि ही वॉन विद अ स्ट्राइकिंग मार्जिन, वह बहुत जो है अंतर से जीता हुआ था। ठीक है, मामूली नहीं, बहुत अंतर से बनेगा। अब आ जाए, जब ओवरवेलमिंग का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भाव विभोर, यानी अनएक्सपेक्टेड चीज को पाने पे जब आपके अंदर, है ना, एक वार्म फीलिंग आती है कि जिसको हम कह दें कि आपका भाव विभोर हो जाना, तो भाव विभोर होना ही शब्द जो है हमारा इंग्लिश में ओवरवेलमिंग होता है। नोट कर लीजिएगा ये। अनरियलिस्टिक मतलब अयथार्थपूर्ण। ओके, डन है। तो सो आंसर हमारा 11 का आ जाएगा सेकंड, बाकी आपको मीनिंग कैच हो जाएगी। 12th में आते हैं, लिखा इन डैश ऑफ इंटरनेशनल मैटर देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर हम इंटरनेशनल मैटर की बात करें तो एक एलिमेंट रिस्क का रहता है। किसमें है, डैश वन माइट डू, जिसे व्यक्ति को करना होगा। तो 12वें के ऑप्शन पे हम सारे पढ़ेंगे। पहला लिखा है इन व्यू ऑफ इंटरनेशनल मैटर देयर इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ रिस्क इन विच एवर वन, तो ये विच एवर वन के एक्सप्रेशन नहीं जा रहा है। सेकंड आ जाते हैं इन मैनी ऑफ, तो मैनी ऑफ का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। फिर है इन डिफेंस ऑफ इंटरनेशनल मैटर, मैटर को डिफेंस के तौर पर देयर इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ रिस्क इन रॉन्ग, गलत दिशा में है। तो ये भी हमारा जो एक नहीं होता है गुड फ्लो ऑफ लैंग्वेज, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आ जाते हैं डी में, इन केस ऑफ इंटरनेशनल मैटर, अंतर्राष्ट्रीय के स्थान पर मैटर पर देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। वॉट एवर वन माइट डू, कि कोई भी आदमी कुछ भी कार्य करे तो एक न एक जो है जोखिम भरा प्रयास उसमें शामिल होता है। फिर लास्ट पे आते हैं 13 नंबर पे, लिखा वी मस्ट प्रिवेंट, हमें बचाना चाहिए इंडेंजर्ड वाइल्ड एलिमेंट, मतलब जो खतरे में, इंडेंजर्ड मतलब जो होता है स्पीशीज एक्सटिंक्ट की अंडर सिचुएशन में चल रहे हो, तो विलुप्त होने वाले वाइल्ड एनिमल को प्रिवेंट करना चाहिए फ्रॉम बिकमिंग। तो बिकमिंग का क्या होगा, वो विलुप्त ना हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा सिंपल सी भाषा शैली से विलुप्त शब्द होगा, और विलुप्त की जो इंग्लिश होती है वो होती है एक्सटिंक्ट। फिर इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी भावी पीढ़ी में डैश ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ की डाइवर्सिटी को क्या करे, तो जाहिर सी बात है उसको एंजॉय करे, मतलब उस चीज का आनंद उठाए। अच्छा, 2 वर्ड हमारा कंपटीशन में है, एक एंजॉय है और दूसरा आपका चेरिश है। ये दोनों जब भी आएंगे तो कहने का मतलब है सुख सुविधाओं का उपभोग करना। ठीक है, तो वॉट एवर वी आर गेटिंग, जो भी हमें मिल रहा है, वी मस्ट चेरिश इट, मतलब उसका उपयोग करना चाहिए, या सिंपल भाषा में कहें वी मस्ट एंजॉय इट, हमें उसका आनंद लेना चाहिए। ओके, डन है। आउटडेटेड का मतलब होता है जो अब पुराना हो चुका है, ओल्ड है, ओल्ड फैशन है, वो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच।